एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम गया। महक विनय की नजरों के सामने थी। इतने सालों बाद उसे देखा तो देखता ही रह गया। आज भी वैसी ही अजनबियत चेहरे पर छाई हुई थी। और याद भी क्यों रखती वो विनय को। बाकी सभी की तरह उसे भी आईना अच्छे से दिखाया था उसने, लेकिन विनय उसे भूल नहीं पाया था। ये और बात थी कि उसे भुलाने के चक्कर में वह खुद को ही भूल गया था। बिल्कुल बदल गया था। अनजाने में ही वह उसके पीछे चल दिया। महक ने बेल बजाई और लगभग तुरंत ही एक औरत ने दरवाजा खोला। वह महक की मम्मी थी। विनय ने दूर से देखा और वापस पलट आया। जैसे ही ऐसी गाड़ी में बैठा तो याद आया कि वह कितनी चिलचिलाती धूप में पैदल चल रहा था। आज भी महक उसके होशो हवास पर ऐसे ही छाई हुई थी जैसे 3 साल पहले थी। विनय वापस घर आकर अपने कमरे में लेट गया। 3 साल पहले की यादें आंखों के सामने तस्वीर बनकर तैरने लगी। महक अपने नाम की एक ही थी। गलत बात उसे बर्दाश्त नहीं थी। गलत बोलना तो दूर, कोई गलत नजरों से देख भी ले तो वहीं उसके सामने खड़ी हो जाती और अच्छी तरह उसकी खबर लेती। यहां तक कि सामने वाला बेहद शर्मिंदा होता और अपनी गलती की माफी मांगता, तब उसका पीछा छूटता था। अपने पापा की लाडली बेटी थी वह। पापा उसको हमेशा अपना बेटा कहते थे, लेकिन मम्मी हमेशा टोकती कि बेटी है, इतना सर पर मत चढ़ाओ। लेकिन बाप बेटी दोनों बात को हंसी में उड़ा देते। विनय ने महक को उसके कॉलेज से निकलते देखा पहली बार और उस पर से नजरें हटाना भूल गया। होश तो तब आया जब वह उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रही थी, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है आपको, या आप जानते हैं मुझे, जो इस तरह आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। महक की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और आवाज में एक कड़कपन था। सॉरी मिस, मेरा ध्यान कहीं और था। आई एम सॉरी। लड़कियों से फ्लर्ट करने वाले विनय ने पहली बार हड़बड़ाकर कहा था। आज पहली बार किसी लड़की ने इस तरह बात की थी उससे, वरना लड़कियां उस पर मरती थी। और इसके बाद वह किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाया, क्योंकि महक उसके दिल और दिमाग पर जैसे छा गई थी। महक पहली ही नज़र में उसको इतनी भा गई कि अगले कुछ दिनों में उसके और उसकी फैमिली के बारे में विनय सब कुछ पता कर चुका था। महक के घर में उसके मम्मी पापा, वो 3 बहनें रहती थी। पापा एक सरकारी महकमे में क्लर्क थे और मम्मी हाउसवाइफ, और बाकी दोनों बहनें पढ़ती थी। महक सबसे बड़ी, फिर अदिति और स्वाति थी। महक की महक उस पर ऐसी छाई थी कि इस बाकी सब भूल गया था वह। विनय रमाकांत वर्मा का इकलौता बेटा, लंबा चौड़ा गोरा रंग, हीरो जैसी पर्सनैलिटी, हर लड़की जिसकी दीवानी थी। आज वह खुद किसी के पीछे दीवाना हो रहा था। वह एक अड़ियल लड़की थी, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, गहरी काली आंखें। उसके चेहरे की कशिश में वह खो गया था। एक हफ्ते बाद वह अर्जुन चौहान महक के पापा को सहारा देकर उनके घर में ला रहा था। जैसे ही वे अंदर आए सभी दौड़कर उनके पास आए। क्या हुआ पापा आपको? अरे कुछ नहीं भाई, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। मैं बिल्कुल सही हूँ। इस नौजवान ने वक्त पर मदद की, वरना वहाँ बाकी लोग सब तो बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। वह महक को देखते हुए बोले। तब महक की नज़र विनय पर गई। वह विनय को देखते ही पहचान गई थी और उसके माथे में बल पड़ गए थे। तो यहाँ रहती है वह। विनय ने चारों तरफ नजर घुमाई। यह 4 कमरों का लगभग 150 गज का घर था, जिसमें एक तरफ गुलाब, मोगरा, मोतिये के पौधे लगे थे और उनकी खुशबू से पूरा आंगन महक रहा था। आंखों को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। आओ बेटा, चाय ले लो, चित्रा जी ने महक को चाय लाते देखकर कहा, जो पति के पास बैठी हुई थी। विनय ने महक पर एक नजर डाली और तुरंत ही हटा भी ली। लेकिन महक को पूरा डाउट था कि उसके घर तक पहुंचने के लिए ये सब ड्रामा विनय ने ही कराया था। जब तक विनय वहां से निकला, महक के अलावा सभी से घुल मिल चुका था। आखिर विनय की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। पहली मुलाकात में वह किसी को भी दीवाना बना लेता था, लेकिन महक के दिल में उतरना बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली थी विनय के लिए। और आखिर हो भी क्यों ना, नहीं तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अब विनय अक्सर उनके घर जाने लगा था। महक तो वजह थी ही, लेकिन वहां जाकर उसे अच्छा लगता था। लगता था वहां माँ और 2 बहनें हैं जो उसका इंतजार करती हैं, उसकी फिक्र करती हैं,
उसकी अपनी खुद की माँ को पार्टियों और पापा को बिजनेस से फुर्सत नहीं थी। एक ही घर में रहते हुए भी, उनसे मिले हुए भी कई कई दिन हो जाते थे। इतना सब करके भी वह महक से बात नहीं कर पा रहा था, और महक अपनी माँ की वजह से चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं पा रही थी। विनय की शक्ल देखते ही उसका पारा चढ़ जाता था, और वह उसे गुस्से भरी नज़रों से देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती थी। इसकी वजह उसकी माँ थी, जिन्हें एक बेटे की आरजू थी जो विनय के रूप में पूरी हो गई थी, क्योंकि वह विनय में अपना बेटा देखती थी। उस दिन भी विनय अर्जुन चौहान के साथ बैठे हुए बात कर रहा था, जब उनका फोन बजा और वह एक्सक्यूज करके बात करने चले गए थे। थोड़ी देर बाद आए और जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर विनय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन विनय की आंखों से नींद गायब थी। वह बेड पर लेटा लेटा बस करवटें बदल रहा था। उसे एक पल चैन नहीं था जब से उसे पता चला था कि महक की सगाई हो चुकी थी और 6 महीने बाद शादी भी हो जाएगी। अब तो बस एक ही रास्ता था कि वह महक से सीधे बात करे, लेकिन कैसे? इसी चक्कर में उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब महक कॉलेज से निकली तो वह वहीं पोर्शे में टिका उसका इंतजार कर रहा था। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, रास्ते में बात भी हो जाएगी। विनय की आंखें रिक्वेस्ट कर रही थी। जो बात है यहीं कर लीजिए, यह बहुत ऑड लगेगा। भरोसा कीजिए, मैं आपको सही सलामत घर ड्रॉप कर दूंगा। मेरी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी है, वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोला। चलिए, वह कुछ सोचकर बोली। विनय ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला। वह अंदर बैठ गई। कुछ ही मिनटों में कार रोड पर दौड़ रही थी। बताइए क्या बात है? महक ने सीधे तौर पर पूछा। वो मुझे यह सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया, महक ने फिर कहा। महक, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। विनय एक गहरी सांस लेकर बोला। तो आखिर आ ही गए अपने मतलब पर। तो अब क्या करोगे? मुझे बदनाम कर मेरी शादी कैंसिल कराओगे? क्या करोगे बोलो? नहीं महक, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत सोच भी नहीं सकता। तुम अगर परमिशन दो तो मैं अंकल से बात करता हूँ। अभी सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे प्यार के लिए मान जाएंगे वो, मुझे पूरा विश्वास है। विल यू प्लीज शट योर माउथ? क्या मैं कोई शोपीस हूँ कि आपको पसंद आया और ले लिया? प्यार तो दूर की बात, मैं तो आपको बर्दाश्त तक नहीं कर सकती। मेरे घर तक आपका आना मुझे पसंद नहीं है, और आप अपनी ज़िंदगी में मुझे लाना चाहते हैं। किस गलत फहमी में हैं आप? आपकी ज़िंदगी में कितनी लड़कियां आई आपको याद ही नहीं होगा, और वो लड़कियां आपकी दौलत पर फिदा थी, आप पर नहीं। लेकिन मुझे ना आपसे प्यार है और ना आपकी दौलत से। मुझे अपने पापा और उनकी इज्जत बहुत प्यारी है। और हाँ, फिर कभी मेरे रास्ते में मत आना, मुझे यहीं उतार दीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली और जवाब भी दे दिया। इससे ज़्यादा आपको नहीं झेल पाऊंगी मैं। महक, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्या कमी है मुझ में? कमी? अरे है ही क्या आपके पास अपना? पैसा आपके पापा का, शक्ल सूरत ऊपर वाले की दी हुई, कैरेक्टर आपका अच्छा नहीं, काम आप कुछ करते नहीं, और दूसरों की दी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर आप अपना काम निकालते हैं। तो है क्या आप में? ये वो आखिरी शब्द थे जो उसने कहे थे। उस दिन के बाद उनकी बात नहीं हो पाई। जैसे जैसे शादी पास आ रही थी, विनय टूटता जा रहा था। अपनी आंखों के सामने कैसे उसे किसी और का होते देखेगा? जब विनय की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बस वह पापा से कहकर अमेरिका आ गया, यहाँ का बिजनेस संभालने, यहाँ आकर उसे भुलाने के लिए। विनय ने खुद को काम में झोंक दिया था, लेकिन उसे भुला नहीं पाया। दिन रात महक उसकी यादों में रहती थी। वह जानता था कि वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके दिल में वो शान से विराजमान थी। अब कोई लड़की उसके पास भी आती तो उसके सामने महक का चेहरा आ जाता और वह उससे दूर हो जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ महक उसके दिल में एक मीठी कसक बनकर महकने लगी थी। जब कभी उसके बारे में पता करने का मन होता तो ख्याल आता कि अब तक तो उसकी शादी हो चुकी होगी, हो सकता है कोई बेबी भी हो। 3 साल बाद वो वापस आया था और ना चाहते हुए भी। विनय के कदम महक के घर पहुंच गए थे, लेकिन जब पता चला कि वो लोग अब यहाँ नहीं रहते और उनके बारे में कुछ पता नहीं चला तो दिल बहुत बेचैन हुआ था। और आज 10 दिन बाद दोस्त के यहाँ से लौटते हुए वह दिखाई दी थी। अगले दिन वह उसके घर के सामने था। बेल बजाने के कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला।
चित्रा जी एक बार तो उसे पहचान ही नहीं पाई, फिर उसे अंदर ले आई। सोफे पर बैठाते हुए उसके हालचाल पूछने लगी, लेकिन वह परेशान सा उन्हें देख रहा था। माथे की बिंदी, मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथों की चूड़ियां कुछ भी नहीं थी, सब गायब था। ये सब कब हुआ मम्मी? वह खड़ा होते हुए बोला। कुछ पल बाद ही वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। 2.5 साल पहले एक हार्ट अटैक ने अर्जुन चौहान की जान ले ली थी, और फिर वे लोग उस घर को बेचकर इस छोटे से घर में आ गए थे। फिर वह अदिति और स्वाति के बारे में पूछने लगा। महक के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन दिल ने उसे मजबूर कर दिया था तो पूछा। मेरी बच्ची मुरझा गई है, अपने पापा से बहुत प्यार था उसे। फिर राजेश ने भी शादी से मना कर दिया, अब खुद में गुम होकर रह गई है। जरूरत भी हो तो नहीं बोलती कुछ। सारे गम एक साथ मिले हैं उसे। उनकी आंखों से अनकहा दर्द झलकने लगा था। ओह, तो उसकी शादी नहीं हुई थी। ये सोचते ही उसके चेहरे का तनाव कम हो गया था। शाम को जब वो सब खाना खा रहे थे तो उन्हें विनय के बारे में बताया। महक के खाना खाते हुए हाथ रुक गए। खाने के बाद उसने माँ से कहा कि वह मना कर दें उसे आने के लिए। कैसे मना कर दूं उसे? घर से हाथ पकड़कर निकालूं क्या? ये मुझसे नहीं होगा मम्मी। जब सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया तो वही कहाँ तक साथ देगा? सब मतलबी होते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों उससे उम्मीद लगा रही हैं? वह भी जख्म देकर जाएगा। वह तमतमाकर कमरे में घुस गई थी। इधर विनय अपने बेड पर कटवटे बदल रहा था। जब से उसे पता चला था कि उसकी शादी नहीं हुई, उसका दिल बस उसे देखना चाहता था। सारी रात यूं ही बीत गई। अगले दिन वह उसके सामने था। कैसी हो? ठीक हूँ। नागवार से महक के माथे पर शिकन पड़ गई थी। उसने विनय से एक बार भी नहीं पूछा कि वह कैसा है, और किचन में चली गई। वह धीमे से मुस्कुराया और चित्रा जी की तरफ मुड़ गया। उनसे बात करते हुए उसने कई बार चोर नजरों से उसे देखा। वह आज भी उससे दूर थी। अब वह बहुत चुप रहने लगी थी। चेहरे की चमक खो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जीने की चाहत के बिना जिए जा रही है। बस इस वक्त उसे ऐसे देखकर विनय को अपनी आंखें नम होती महसूस हुई। जहां वह बैठा था वहां से किचन साफ नजर आ रहा था। महक के हाथ तेजी से खाना बनाने में लगे थे। बीच में वह दूसरे काम भी करती जा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वह हाथ साफ करते हुए बाहर आई और अदिति से खाना लगाने के लिए बोलकर अंदर चली गई। अदिति और स्वाति ने वहीं सोफे की मेज पर खाना लगा दिया। खाने में अरहर मसूर की मिक्स दाल, मूली के पत्तों की हरी सब्जी, चावल, रोटी, खीरे का रायता और लाल मिर्च लहसुन की चटनी थी। इस सादे से खाने में उसे मज़ा आ गया। अमेरिका से लौटने के बाद आज उसे पूरे परिवार का साथ मिला था। महक के अलावा सभी ने साथ खाना खाया। वह हैरान था महक के इतना बदल जाने पर। उसने चित्रा जी से जब भी पूछा वह उसे टाल गई। अब वह अक्सर यहाँ आने लगा था। महक या तो ऑफिस होती थी या उसे देखकर कमरे में चली जाती थी। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह उसे मौका ही नहीं देती थी। उस दिन वह आया तो महक अकेली थी। चित्रा जी बाहर गई थी अदिति और स्वाति के साथ। महक कैसी हो? ठीक हूँ, उसने बिना विनय की ओर देखे जवाब दिया। क्या तुम मुझसे अभी भी इतनी ही नफरत करती हो? जवाब में उसने बस एक नज़र उसे देखा और जाने लगी कि विनय ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। प्लीज़ महक, मुझसे बात तो करो। हाथ छोड़िए मेरा। वह हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाई। विनय ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। महक की आंखों में आंसू देखकर उससे अपने आप ही उसकी कलाई छूट गई थी। वह तेजी से अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। विनय हैरान परेशान था कि उसे हुआ क्या है। वह दरवाजे के पास आया। आई एम सॉरी महक, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई लव यू महक, मुझसे शादी करोगी? आराम से सोचकर जवाब देना, कोई लंबे चौड़े वादे नहीं हैं। बस तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ, लॉक कर लेना। इतना बोलकर वह बाहर निकल गया। महक, तबीयत ठीक है तुम्हारी? आंखें लाल क्यों हो रही हैं? चित्रा जी ने रात को उसके बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। महक ने उन्हें विनय के प्रपोजल के बारे में बता दिया। तो तुमने क्या सोचा है? मम्मी, आप जानती हैं यह मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? एक बार भरोसा करके देखो उस पर। चित्रा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा। भरोसा?
किया था ना एक बार राजेश पर। इन सब के दावे खोखले होते हैं, जरा सी ठेस लगी और ढह गए। एक बार सह चुकी हूँ मम्मी, अब नहीं सह पाऊंगी। बोलते हुए उसकी आवाज़ भीग गई। सब एक जैसे नहीं होते बेटा, मेरा दिल कहता है विनय तुझे बहुत खुश रखेगा। एक बार नहीं मम्मी, ये सब बेटा बनने का दिखावा करते हैं। जब बेटों की ज़रूरत होती है तो गायब हो जाते हैं। आप उसे कह दीजिए मुझसे दूर रहे। महक का कड़वा लहजा और भी सख्त हो गया था। वह उससे मिलने का, बात करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से वह और भी दूर रहने लगी थी। वह एक बार उसे खो चुका था, इस बार खुद से दूर नहीं होने दे सकता था। ऑफिस से बाहर निकलते हुए महक के कदम ठिठक कर रुक गए थे। विनय उसके सामने था। आओ, मैं घर ही जा रहा हूँ, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। वह साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। तुम्हारे बिना नहीं जा सकता अब कहीं भी। विनय की मुस्कुराहट उसे सुलगा गई थी। यह मेरा ऑफिस है, सब देख रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ चलो। लोगों की नज़रों ने उसे गाड़ी में बैठने को मजबूर कर दिया था। थैंक्स, आइंदा कभी मुझे बाहर मत मिलिएगा। जो बात है घर में कीजिए। उसकी आवाज़ में दर्द घुला था। सब ठीक है ना महक? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, तुम परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूँ, वह झुंझला गई। फिर क्या सोचा तुमने? कुछ देर बाद उसने पूछा। मुझे शादी नहीं करनी है। नफरत है मुझे मर्दों से। हर इंसान राजेश नहीं होता महक। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। विनय ने गाड़ी साइड में रोककर उसकी आंखों में देखकर कहा। कुछ पल यूं ही खामोशी से गुजर गए। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। महक आंखें चुरा गई, लेकिन विनय गहरी नजरों से उसे देखता रहा। वाइट शलवार सूट में सर पर दुपट्टा ढके हुए वह नजरें झुकाए बैठी थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी काली आंखों पर पलकों की झालर, खड़ी नाक, गुलाबी होंठ। वह बहुत दिलकश लग रही थी। उसकी नजरों की तपिश से वह घबरा गई। आप ऐसे, मुझे यहीं उतार दीजिए, उसने कहकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वह लॉक था। विनय उसे आराम से देख रहा था। उसने पलके उठाकर विनय को देखा, जो बड़े आराम से उसे निहार रहा था। वह घबरा गई। बड़ी बड़ी आंखें डर और घबराहट से और बड़ी हो गई। आप प्लीज़ मुझे यहीं उतार दीजिए। उसकी आवाज़ में खौफ था। क्या हुआ, क्यों घबरा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। विनय ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका ठंडा हाथ पसीने से भीगा हुआ था, जिसे वह छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मेरा हाथ, वह बिफर गई। विनय ने मुस्कुराते हुए हाथ छोड़ दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझ रही थी कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। विनय ने घर के पास गाड़ी रोकते हुए कहा। मुझे भरोसा नहीं, उतरकर कहते हुए वह तेजी से अंदर चली गई। वह कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर गाड़ी बढ़ा ले गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विनय को कैसे इस घर से दूर करे। उससे डर लगने लगा था। वह आज भी प्यार करता था उससे। यह बात महक मान ही नहीं पा रही थी। उसे देखकर वह सुलग उठती थी। मम्मी उसे बेटा कहती ही नहीं थी, मानती भी थी। उसकी सच्चाई पर वह यकीन नहीं करना चाहती थी। कल जब वे उसके साथ आ रही थी तो उसके इरादे गलत समझकर नहीं, बल्कि उसकी सच बोलती आंखों से डर गई थी। वह अपने आप को छुपा लेना चाहती थी और विनय उसे सभी पर्दे हटाकर पा लेना चाहता था। उसे लगा था कि अब वह नहीं आएगा, लेकिन अगले ही दिन शाम को वह फिर घर में मम्मी के साथ बैठा हुआ था। मैं होंठ भींचती हुई अदिति का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। तुझे क्या जरूरत थी उनके मुंह लगने की? कुत्ते थे, भौंक कर चले जाते। क्यों बोल रही थी? महक आज हाफ डे में घर आ रही थी जब उसने अदिति को दो लड़कों को डांटते हुए देखा था गली में, और वह उन्हें डांट रही थी। लेकिन दीदी, वो लड़की हमारे साथ थी, उसे छेड़ रहे थे वो लोग। तुझे नहीं कहा था ना कुछ? वो खुद क्यों नहीं बोली? कुछ हो जाता तो? वो चले गए थे दीदी, और ज़रूरी तो नहीं जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी होता। अदिति, महक चिल्ला पड़ी थी और हाथ हवा में उठ गया था मारने के लिए, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया। लेकिन आंखें आंसुओं से भर गई थी। तुम भी तो यही करती थी, इसे क्यों डांट रही हो फिर? और कुछ नहीं होगा इसे, इसका भाई है यहाँ, विनय ने अंदर कदम बढ़ाते हुए कहा। और ये भाई तब कहाँ था जब जब
आगे बोल ही नहीं पाई महक, गला रुंध गया था उसका। वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं भाई, आप आइए। अदिति विनय का हाथ पकड़कर बाहर ले आई थी। अरे लेकिन महक को हुआ क्या है? कैसी बातें कर रही है? ऐसी तो नहीं है महक। कुछ नहीं भाई, दीदी थोड़ा अपसेट है। अदिति उसे वापस मम्मी के पास ले आई थी। चित्रा जी अपनी भीगी आंखें पल्लू से साफ कर रही थी। आप क्यों रो रही हैं मम्मी? विनय ने चित्रा जी को गले लगा लिया। इनके बाद से महक की यही हालत है, मैं क्या करूं? वे रोते हुए बोली। आप शादी करा दो ना इनकी। काश राजेश ने मना ना किया होता तो आज अपनी गृहस्थी संभाल रही होती। मम्मी आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए, मैं महक को बहुत खुश रखूंगा, विनय ने झिझकते हुए उनसे कहा। मुझे तो बहुत खुशी होगी मेरे बच्चे, लेकिन महक वह नहीं मानेगी। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं बात करूं महक से। उनसे परमिशन लेकर वह उसके कमरे में आया तो देखा कि वह खामोशी से बेड पर बैठकर आंसू बहा रही है। महक उसके पुकारते ही वह खड़ी हो गई और आंखें रगड़ डाली। शादी की डेट क्या रखनी है, यही पूछने आया था। क्या बकवास है ये? मैंने मम्मी से बात कर ली है और उनकी हाँ है, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों? आज मैं इस बात का सही जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा महक। या तो तुम हाँ करोगी या एक सॉलिड रीजन बताओगी मना करने का। उसका लहजा मजबूत था। महक काफी देर चुप खड़ी थी। आपको मुझसे शादी करनी है ना, तो मेरी एक शर्त है। उसने उसकी तरफ देखा। मैं एक क्या, 1000 शर्त पूरी करने को तैयार हूं। विनय के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आपको राजेश से मिलना है और उससे सिर्फ इतना पूछना है कि उसने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों किया। क्या बकवास है ये? राजेश से क्यों जानना है मैंने? मुझे फर्क नहीं पड़ता उसने क्यों किया ऐसा। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि जानना ज़रूरी है तो तुम बताओ मुझे, कोई और क्यों। आपको जो समझना है समझते रहें, लेकिन मेरी शर्त यही है। मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो ठीक है सुनो, मैं राजेश के पास कभी नहीं जाऊंगा और शादी तुमसे ही करूंगा। तैयारी कर लो। वह पहली बार सख्ती से बोल कर गया था। वह उसे देखती रह गई। उस दिन घर आई तो घर पर ताला लगा था। मम्मी तो घर पर ही रहती हैं। अदिति स्वाति को भी घर पर ही होना चाहिए था। ये सोचते हुए उसने पर्स से चाबी निकालकर ताला खोला और अंदर आ गई। पानी पीकर बैठी ही थी कि डोरबेल की आवाज़ पर उठी और दरवाज़ा खोला। सामने ही अदिति और स्वाति विनय के साथ मम्मी को लिए खड़ी थी। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या हुआ मम्मी को? वह लपक कर उनके पास पहुंची। वह उसकी बात अनसुनी कर उन्हें अंदर ले आया था। दीदी, मम्मी का बीपी शूट कर गया था। आपको फ़ोन किया लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया तो अदिति दीदी ने विनय भैया को फ़ोन करके बुलाया। मम्मी को टेंशन से दूर रखने के लिए कहा है डॉक्टर ने। विनय भैया टाइम पर ले गए मम्मी को, वरना हार्ट अटैक के चांसेस थे। स्वाति से यह सुनकर वह सन रह गई। अगर मम्मी को कुछ हो गया तो क्या करेगी वो? विनय ने उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा और उसके पास आया। चित्रा जी अंदर इंजेक्शन के असर से सो रही थी। संभालो खुद को, मम्मी की बिल्कुल टेंशन मत करना। उन्हें आराम की और मेंटली सुकून की ज़रूरत है। उनके सामने खुश रहा करो। तुमने ही अपने पापा को नहीं खोया, उन्होंने भी अपना सुहाग खोया है। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है। आज पहली बार वह सर झुकाए विनय की बात सुन रही थी। विनय जा चुका था। अदिति और स्वाति खाना खाकर सो चुकी थी। वह मम्मी के पास बैठी थी, आंखें नम थी। महक, मैं अपनी आंखों से तेरा घर बार बसता देखना चाहती हूँ बेटा। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो सब कुछ जानती हैं। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती और सच जानने के बाद मुझसे शादी नहीं कर पाएगा कोई। बेबसी से कहते हुए वह उनके बालों में उंगलियां फेर रही थी। तेरे गम मुझे जीने नहीं देगा। ओ मम्मी आप ऐसे तो ना कहिए। आप मेरे लिए परेशान मत हो। कैसे ना परेशान हूँ? 2 बेटियां और है मेरी। तेरी शादी नहीं हुई तो उनका क्या होगा? तू विनय के लिए मान जा। मेरा दिल कहता है वह बहुत ख्याल रखेगा तेरा। मम्मी तुझे मेरी कसम है, मान जा महक। ठीक है मम्मी। उसने सर झुकाते हुए सारे आंसू अपने अंदर उतार लिए। जब चित्रा जी ने उसे बताया कि महक मान गई है तो उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। महक से बात करना चाहता था तो अदिति के मोबाइल से उसका नंबर चोरी किया। जी, मम्मी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप बस महक, और कुछ नहीं जानना मुझे। तुम ये शादी मम्मी के लिए कर रही हो, माफ़ कीजिए, लेकिन इसके अलावा अभी तो और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन आपको वह बात बतानी बहुत ज़रूरी है। फिर आप मना करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं, अब कोई बात नहीं, बस अब शादी के बाद ही बात करेंगे। अरे लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही विनय ने फ़ोन काट दिया था। एक बार मेरी लाइफ में आ जाओ, फिर कोई बहाना नहीं होगा तुम्हारे पास। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन हवा में उछालकर कैच किया था। अब उसे अपने मॉम डैड से भी बात करनी थी, और उन्हें मनाना भी टेढ़ी खीर था। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया था, बल्कि उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए विनय को अल्टीमेटम भी दे दिया कि या तो उनकी पसंद से शादी कर ले या फिर उस घर से चला जाए। और विनय ने घर छोड़ने में एक पल नहीं लगाया। डैड को इस बात की उम्मीद नहीं थी, वे गुस्से से तिलमिला गए थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन 2 टके की लड़कियों को, अदाएं दिखाकर अमीर लड़कों को फंसाती हैं। डैड प्लीज़, आप नहीं जानते, वह ऐसी नहीं है, आप मान जाइए डैड। आप जानते हैं मुझे, क्या मेरी पसंद पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं विनय, वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। ठीक है डैड, जा रहा हूँ मैं। अब आऊँगा तो उसके साथ, वरना नहीं। और वह निकल गया। 4 दिन हो गए थे उसे मनोज के साथ, वहीं से वह अपनी खुद के ऑफिस जाता था। यह उसकी अपनी कंपनी थी। आज भी वह ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि डैड का ड्राइवर उसे एक लिफाफा दे गया कि बड़े साहब ने भिजवाया है। अभी उसने वह लिफाफा खोला भी नहीं था कि उसके मोबाइल फ़ोन बज उठा। डैड का फ़ोन था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि बेटे से दूर नहीं रह पाए और फ़ोन उठा लिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विनय। लड़कियों की कमी पड़ गई है क्या दुनिया में? तुम्हें यही लड़की मिली? डैड प्लीज, जो भी बोलोगे ये सोचकर बोलिएगा कि आप अपनी होने वाली बहू के बारे में बात कर रहे हैं। बहू हूँ? माय फुट। इतनी गिरी हुई लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती। उससे कहीं अच्छी तो कॉल गर्ल। डैड, उसने चिल्लाकर पूरी ताकत से फोन फर्श पर दे मारा। मोबाइल टुकड़ों में बदल गया। जिसे मैंने कभी मेरी नज़र से देखा तक नहीं, उसके बारे में इतनी गंदी बात बोली कैसे उन्होंने? मनोज उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। काम डाउन विनय, डेड हैं तुम्हारे, इग्नोर करो। अरे ये क्या रखा है यहाँ? मनोज ने लिफाफा उठाकर विनय को दिया। आर यू ओके अब? विनय ने लिफाफा ले लिया। मनोज बाहर निकल गया। विनय ने लिफाफा खोला तो उसमें से कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स नीचे गिर गई। उसने वे कटिंग्स उठा ली। लड़की की दिन दहाड़े किडनैपिंग हेडलाइन पर उसकी नज़र गई। एक सरकारी महकमे के क्लर्क की बेटी को कॉलेज से आते हुए अनजान लोगों ने किडनैप कर लिया। किडनैप की हुई लड़की की वापसी। चौथे दिन लड़की को अधमरी हालत में घर के सामने फेंका। लड़की की वापसी के साथ बाप की मौत। लड़की और उसके परिवार का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद वह समझ गया था कि ये सब किसके बारे में है। अब महक का बदला रूप उसे समझ आ रहा था। अदिति को डांटना, चुप रहना, आंखों में आंसू आ जाना, लोगों के देखने पर उसकी कार में बैठ जाना, हाथ पकड़ने पर चिल्ला पड़ना, राजेश से मिलने की शर्त रखना, और भी जाने क्या क्या उसकी आंखों के सामने घूम गया। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वह खुद को बार बार झुठला रहा था कि तभी उसे याद आया कि वह उसे आज भी कुछ बताना चाहती थी। उसने झुककर अपने टूटे हुए मोबाइल से सिम निकाला और बाहर निकल गया। सर दर्द से फट रहा था, चेहरे के साथ आंखें भी सुर्ख हो रही थी। वह होंठ भींचे हुए ड्राइव कर रहा था। कुछ ही मिनटों में वह उसके घर के अंदर था। इस समय वह चित्रागी जी के सामने सर झुकाए बैठा था। मेरी महक का कोई कसूर नहीं है इसमें, उसने तो बस अपनी दोस्त को बचाने के लिए। वह रो रही थी। इस समय घर पर बस वही दोनों थे। उस दिन उसका लास्ट पेपर था और अगले दिन उसकी हल्दी की रस्म थी, लेकिन उसे खून से लाल कर दिया। चौथे दिन सुबह 4 बजे दरवाजे पर फेंक गए थे। इधर उसे आईसीयू में एडमिट कराया और उधर उसके पापा अपना सीना पकड़कर बैठते चले गए। अपने पापा को आखिरी बार भी नहीं देख पाई वो। वह रोती रही, लेकिन उसकी किस्मत की घर वापस आने पर आस पड़ोस, नाते, रिश्तेदार, सबने उसका जीना मुश्किल कर दिया। राजेश ने सगाई की अंगूठी वापस भेज दी। रोज घर के बाहर गंदी गालियां लिखी मिलने लगी। जिन लोगों के लिए दुनिया से लड़ती थी, उन्होंने ही उसे समाज से बेदखल कर दिया।
आज तक खुद को अपने पापा की मौत का जिम्मेदार मानती है। उनके ऑफिस में उनकी जगह काम कर रही है, लेकिन गूंगी बहरी बनकर। सबकी नज़रों में हिकारत और हवस है। उस दिन के बाद से हर रोज उसका रेप हुआ है। किसी ने नज़रों से किया तो किसी ने शब्दों से। विनय ने उन्हें गले से लगा लिया। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने पैसे खाए और मेरी बच्ची से ऐसे सवाल किए जैसे वही अपराधी हो। कुछ समय बाद साक्ष्यों के अभाव में केस बंद कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें साफ की। विनय उन्हें कोई संतावना नहीं दे पाया। आज 19 दिन गुजर गए थे। विनय का कुछ पता नहीं था। मम्मी की नज़रों का इंतजार दम तोड़ रहा था। तो क्या सच में महक की जिंदगी रेगिस्तान की तरह ही रहेगी, जहां प्यार की एक बूंद भी नहीं होगी? विनय का भी क्या कसूर? इस सच के साथ कैसे अपना पाएगा वह उसे? काश सब कुछ ठीक हो सकता। उन्होंने महक को देखते हुए सोचा। दिल से एक आह सी निकल गई। महक उनके दिल की हालत से अनजान नहीं थी। वह जानती थी कि मम्मी के जीवन में बेटे की कमी को विनय ने ही दूर किया था, और आज वह बेटा उसके कारण उनसे दूर हो गया था। एक और अपराध भाव से वह दब गई थी। मम्मी ने उसे बता दिया था कि विनय को सच्चाई का पता चल गया है। वह तो पहले ही जानती थी कि यही होगा, इसीलिए खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश करती थी। उसे तो इन प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पर भरोसा ही नहीं रह गया था। राजेश से कभी नहीं कहा था उसने कि वह उसे पसंद करती थी, लेकिन उसके लिए वह अलग महसूस करती थी। राजेश ने उसे कई बार अपने प्यार का यकीन दिलाया था, उसे कभी न छोड़ने के वादे किए थे, और जब उन वादों उन कस्मों को परखने की बारी आई थी तो अंगूठी वापस लौटा दी थी। उसी दिन प्यार की हकीकत खुली थी उसके सामने। वह एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था, और जब विनय ने उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। मम्मी, बहुत दिन हो गए विनय भैया नहीं आए। फ़ोन करूँ उन्हें? पता नहीं कहाँ रहने लगे हैं। अदिति ने मम्मी से पूछा और फ़ोन की ओर चली। नहीं अदिति, वह बिजी है, उसे डिस्टर्ब मत करो, जब फ्री होगा तब आ जाएगा। उन्होंने अदिति को रोक दिया था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, महक की सच्चाई जानने के बाद विनय वापस चला गया। क्या उसको वापस चले जाना चाहिए या फिर महक का हाथ थाम लेना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।